भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया अब तो। भाई गुड आफ्टरनून है, पर एक नई एज की मॉर्निंग हो रही है आज। आज 12th स्टैंडर्ड का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं और आई एम श्योर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक वगैरह खरीद ली होगी। ना खरीदे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है मस्त, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं माइंड में, सर इस चैप्टर में क्या क्या होगा, ये चैप्टर डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, लंबा होगा, छोटा होगा। सारे सवालों के जवाब अपनी अपनी जगहों पे दिए जाएंगे। बट द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस चैप्टर में किस चीज के साथ डील करेंगे हम, क्या देखेंगे नया ऐसा जो अब तक नहीं देखा हमने। एक बात याद रख लो, पूरे 12th स्टैंडर्ड में तुम वही देखोगे जो तुमने रियल लाइफ में देखा हुआ है। तुम बोलोगे सर इस चैप्टर में रियल लाइफ में क्या देखते हैं। भाई विंटर मॉर्निंग्स में या विंटर की नाइट में आप कंबल हटाते हो अपने बॉडी पे से, आपने देखा है कंबल में से क्रैकलिंग साउंड आता है, खच 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 खच। और अगर अंधेरा हो रूम में, हैव यू नोटिस स्पार्क्स इनसाइड द कंबल, हैव यू नोटिस दैट। आई एम श्योर मॉनसून में थंडर स्टॉर्म्स में आकाश में बिजलियों की गड़गड़ाहट और एकदम बढ़िया सी लाइटनिंग आती है आकाश में, वो भी देखी होगी। ऑन अ लोअर लेवल, यू नो, आपने शैम्पू किया है बाल को मस्त टॉवल से साफ किया है और आप कंघी कर रहे हैं। कंघी करते करते कभी ये नोटिस किया कि चौथी पांचवी कंघी पे बाल आपके कंघी को अट्रैक्ट हो रहे हैं, द कोम्ब इज अट्रैक्टिंग द हेयर। आई एम श्योर अगर बाल कंघी किए हो तो आपको अंदाजा होगा। ऑल्सो इन लोअर स्टैंडर्ड्स आपकी टीचर ने आपके साथ एक्सपेरिमेंट किया होगा। किसी बच्चे का स्केल ले लिया प्लास्टिक का, जिसके बाल सूखे हैं उसके बाल पे रब किया, एंड द टीचर ब्रॉट दिस स्केल नियर पीसेस ऑफ पेपर। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? डिड यू ऑब्जर्व पीसेस ऑफ पेपर? वेरी गुड, गेटिंग स्टक ऑन टू द स्केल एंड यू आर सो एक्साइटेड, माय गॉड टीचर आपने तो मैजिक कर दिया है, क्या है इसका राज क्या है। एंड टीचर ने दो शब्द कहे बड़ी भारी आवाज में, टीचर ने दो शब्द कहे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड यू थॉट इट वाज सम मैजिक। टीचर से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यू सेड माय गॉड ब्यूटीफुल। यू नो 6-7 स्टैंडर्ड में बच्चा है, उसको बोलो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, माय गॉड ये सॉलिड आइटम है, क्या होता है टीचर। और टीचर ने बोला बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा, तुमको सिखाया जाएगा तुमको। मुझे लगता है माशाअल्लाह काफी बड़े हो गए इससे ज्यादा बड़े होने की जरूरत नहीं। आई थिंक ये मोमेंट पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो भी चीजें हैं, जो भी ये सब फिनोमिनन मैंने बताया, वो सबका राज खुलेगा, वो सब चीज का पर्दाफाश होगा। ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। हाँ, हम ये जानते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस। वी कैन कॉन्ट्रास्ट इट विद द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज फ्लोइंग इनसाइड योर हाउस। तुम्हारा घर पे पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, ये सब कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, इसमें चार्जेस वायर के थ्रू फ्लो हो रहे हैं। इस चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ अपने आप को मॉडल नहीं करेंगे, हम उन्हीं चार्जेस की बात करेंगे विच आर एट रेस्ट। सो चार्जेस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चार्जेस विच आर एट रेस्ट, उनके साथ जुड़े हुए फिनोमिनन, फोर्सेस, फील्ड्स, जो भी कुछ है वो सब इसके साथ चेक किया जाएगा फॉर चार्जेस एट रेस्ट। अच्छा सर, ये सब जो फिनोमिनन आपने देखे वो सब बहुत वर्षों से हो रहे हैं, तो इट इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन, इट्स अ वेरी ओल्ड फिनोमिनन। लोगों ने बहुत साल पहले से इस पे एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दिया था, इसका ये अट्रैक्शन करना शुरू कर दिया था, देखना शुरू कर दिया था। आई एम श्योर आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी तुम प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठते हो, फिर उठते हो और किसी इंसान को टच करते हो, कैसा है यार, टच करके उसको करंट बैठता है, आपको भी बैठता है, कभी नोटिस किया। ये सारी चीजें चार्जेस की वजह से ही हो रही हैं। तो ये क्या है चार्जेस, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, ये क्यों ऐसा अट्रैक्शन होता है, क्या है, हम अब इसको देखेंगे। नाउ द फर्स्ट एवर आइडिया वाज इन अराउंड 600 BC।
यू नो इन एंशियंट ग्रीस थेल्स नाम के बंदे ने ये देखा था कि जब एम्बर, यू नो इट्स अ मटीरियल, is brought in contact with wool or fur, then this material can attract light objects. So amber rubbed with wool or fur will attract light objects. और यहां से ऑब्जर्वेशन का कारवां शुरू हुआ एंड थेल्स के बाद ऐसे बहुत से लोग आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक नए फोर्स का जन्म हुआ जो मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए दिखाने वाला हूं. ओके, सो नाउ व्हिच वर द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. बहुत बढ़िया चीज है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत मजा आएगा. मैं आपको कुछ चीजें ऐसी और बताऊंगा जो अंडरस्टैंड करने में भी बहुत अच्छी होती है. सपोज आई हैव two glass rods which are rubbed with silk cloths, two different silk cloths, silk cloths. मेरे पास सपोज ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है, रब किया रब किया रब किया. ऐसा ही एक दूसरा ग्लास रॉड है, दूसरा सिल्क क्लॉथ है, रब किया रब किया रब किया. जब मैं इन दोनों ग्लास रॉड्स को नजदीक लाता हूं कुछ अजब हो जाता है. यू नो पहले पहले जब मैंने रब नहीं किया था, ये दो ग्लास रॉड थे ना, शांति से रहते थे साथ में, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रखा है, नो प्रॉब्लम. पर अब अलग अलग सिल्क क्लॉथ्स के साथ रब करने पर यू विल बी सरप्राइज टू सी, अगर इस रॉड को मैं किसी दूसरी रॉड के नजदीक लाता हूं, इसको यों ले जाता हूं, यू विल सी दैट ये वाला रॉड रिपेल हो जाएगा. आर यू लुकिंग? सो मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? सपोज ये रॉड है मेरे पास, ग्लास रॉड, जिसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ये ग्लास रॉड को भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया. जब मैं इसको इसके करीब लाता हूं, यू विल सी, कैन यू सी, ये इससे दूर जा रहा है. इज द वीडियो क्लियर? इज द इमेज क्लियर? पीपल, आर यू एबल टू सी दिस? इनिशियली जब दोनों को रब नहीं किया था, दोनों को शांति से रखा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं था. पर जब इन दोनों को रब कर लिया मैंने सिल्क के साथ, पता नहीं क्या हुआ, और जैसे ही मैं इसको इसके नजदीक लाने लगा, ये इससे दूर जाने लगा. इन शॉर्ट दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो गया. पता नहीं क्या हुआ, इसका राज तो अब पता चलेगा. सो ये भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है, दोनों ग्लास रॉड. इतना ही नहीं, ये सिल्क क्लॉथ को भी दूसरे सिल्क क्लॉथ के पास लाता हूं ना, तो भी दूर चला जा भाई, रिपल्शन हो जाता है. ये नया चीज क्रिएट हो गया. ये रिपल्शन क्यों हो गया भाई? बट फिलहाल हम देखेंगे, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं. अच्छा ऐसा हुआ, ओके ओके. अब दूसरी एक्सपेरिमेंट, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के साथ तो काम कर लिया हमने. अब मैं एक लेता हूं प्लास्टिक रॉड और लेता हूं फर क्लॉथ. ऑलराइट, आई हैव अ प्लास्टिक रॉड एंड आई हैव अ फर क्लॉथ. देखिए क्या होता है. फिलहाल सिर्फ एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो 2 plastic rods rubbed with fur cloth, different fur cloths. You know cats fur कोट बनाने के काम आता है वो एकदम. तो ये प्लास्टिक रॉड है, ये श्रीमान देखें जरा, और ये दूसरा प्लास्टिक रॉड है. सर क्या होगा भाई? इस बार भी वैसे ही देखा मैंने कि ये प्लास्टिक रॉड जब मैं लाया था इसके पास, तो ये रिपल्शन हो गया. प्लास्टिक रॉड दूसरे प्लास्टिक रॉड के पास लाया, रिपल्शन हो गया. ये भी रिपल्शन वाला मामला है. एंड फर क्लॉथ भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सर ये बहुत रिपल्शन कर रहे हैं यार, कुछ कुछ अट्रैक्शन वाला मामला है.
है मेरे पास, वो भी दिखाता हूं आपको. सो अच्छा, आई होप यू नोटिस्ड केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग. मैंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया. ऐसे दो ग्लास रॉड्स को मैं साथ में लाता हूं, वो ग्लास रॉड्स क्या करते हैं? रिपेल. वो सिल्क क्लॉथ भी क्या कर रहे हैं? रिपेल. दो प्लास्टिक रॉड जो फर क्लॉथ के साथ रब किया उनको भी नजदीक लाया, वो भी क्या कर रहे हैं? रिपेल. दोनों फर क्लॉथ भी क्या कर रहे हैं? रिपेल. और ये तीसरी एक्सपेरिमेंट, अ ग्लास रॉड विच इज ऑफ कोर्स रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, वही अपना रोज का काम है मेरा रोज का, एंड अ प्लास्टिक रॉड विच इज रब्ड विथ फर आर ब्रॉट टुगेदर. सर अब क्या होगा भाई? जाने क्या होगा रामा रे. ये ग्लास रॉड है अपना, और ये है प्लास्टिक रॉड. भाई ध्यान से देखना, कुछ जबरदस्त होने वाला है. जब मैं ये प्लास्टिक रॉड जो फर के साथ रब किया है और ये ग्लास रॉड जो सिल्क के साथ रब किया है, जब मैं नजदीक ला रहा था, नोटिस किया क्या हो रहा है? मैं जैसे ही नजदीक लाने लगा, कैन यू सी, ये ग्लास रॉड इसके साथ अट्रैक्ट होने लगा. डिड यू सी दैट? आई होप somebody is watching this. It's not a video actually, but oh man, attraction. तो पहली बार अट्रैक्शन हुआ है संसार में, नहीं तो अब तक साला रिपल्सन ही चल रहा था. तो प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि दो ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, दो प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे. ये ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को अब अट्रैक्ट कर रहे हैं. नॉट ओनली दिस, सिल्क क्लॉथ एंड फर भी एक दूसरे को आजा आजा झलक दिखला जा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सर ये वाला अच्छा है, ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या बात है. चलो अपने ग्लास रॉड को तो रिपेल करता था वो. तो इन तीन एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला अपना? क्या कंक्लूजन डिराइव किया हमने इन एक्सपेरिमेंट से? सबसे पहला मैं एक्सपेरिमेंट्स फिर से एक बार बता देता हूं ताकि कंक्लूजन पता चले. पहली एक्सपेरिमेंट में ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड, दो ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो सिल्क क्लॉथ भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सेकंड एक्सपेरिमेंट में प्लास्टिक रॉड विच इज रब्ड विथ फर, तो दो प्लास्टिक रॉड भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो फर क्लॉथ भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं. थर्ड में ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स प्लास्टिक रॉड. तो इसका मतलब यह है कि रब करने से कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जिसकी वजह से ये पहले कुछ नहीं कर रहे थे, अब अचानक अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ ना कुछ कर रहे हैं. ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि ये दो टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है. ऑलराइट, सो द फोर्स बिटवीन देम, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? So the force between them can be either attractive or it can be repulsive. So the force can be either attractive or it can be repulsive. तो घिसने से कुछ ऐसा डेवलप हो गया दोनों में कि दोनों या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं. These bodies have gained something, some new quantity which is called electric charge. So after rubbing, चाहे वो ग्लास रॉड हो, सिल्क क्लॉथ हो, प्लास्टिक रॉड हो, फर क्लॉथ हो, कुछ भी हो, after rubbing the bodies have become
charged, or we can also call it electrified. So the bodies have become charged or electrified. घिसने से पहले नहीं हुआ था ये. घिसने से पहले बॉडीज अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट चार्ज्ड. बट घिसने के बाद कुछ ऐसा हो गया कि दोनों इलेक्ट्रीफाई हो गए या दोनों चार्ज हो गए. तो दिस क्वांटिटी which prompts this attractive or repulsive force is called electric charge. So this quantity, physical quantity, is called इलेक्ट्रिक चार्ज. क्योंकि हमने ये बात देखी है. तुम बोलोगे सर चार्ज क्यों, मास क्यों नहीं? भाई दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही होता है. ये मास नहीं है, मास तो पहले भी था ही ना इसमें. बट बॉडी को घिसने के बाद कुछ नया ही फोर्स दिखाने लगा है, तो वो नई क्वांटिटी जो इस फोर्स को जन्म दे रही है, उस क्वांटिटी को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज. एंड क्योंकि फोर्स या तो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो यह पता चला है कि जो एक जैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, दे रिपेल, एंड अनलाइक चार्जेस, वेरी वेल, अनलाइक चार्जेस दे attract. So I think this you have done in earlier standards also, very much similar to like poles and unlike poles of a magnet. तो like charges will repel. दो एक टाइप के चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे. तो दोनों ग्लास रॉड पे एक ही टाइप का चार्ज था, तो वो नजदीक रिपेल हो गए. पर ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट हो रहे हैं. इसका मतलब है उनमें जो चार्जेस है वो अनलाइक है. इस पे एक टाइप का चार्ज है, इस पे अलग टाइप का चार्ज है, दूसरी टाइप का चार्ज है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आई होप यू नो बेंजामिन फ्रैंकलिन. एनीबॉडी नोज बेंजामिन फ्रैंकलिन? नो, यू डोंट नो बेंजामिन फ्रैंकलिन? माय गॉड, फिजिक्स कर रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन पता नहीं. बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज एन अमेरिकन इनोवेटर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, इफ यू रिमेंबर, उन्होंने फेमस काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें थंडरस्टॉर्म के वक्त उन्होंने एक पतंग उड़ाई और पतंग के साथ एक की को बांधा, एंड बिजलियां कड़क रही थी ना, एकदम मौसम खराब हो गया था, और ऐसे मौसम में वो की चार्ज हो गई, जिससे यह पता चला कि एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे चार्जेस हैं. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन was the first guy to prove that thunderstorms atmosphere also contain a number of charges. तो this was the idea. ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे पता चलेगा. बट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि क्या नाम दें इन चार्जेस को. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन called these charges as positive and नेगेटिव. सो एक टाइप का चार्ज पॉजिटिव, दूसरे टाइप का चार्ज नेगेटिव. तो अगर तुम बोलो कि ग्लास रॉड पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लास्टिक रॉड पे कौन से टाइप का चार्ज होगा भला? वेरी गुड. एंड दो ग्लास रॉड्स, दोनों पॉजिटिव. जब मैं पॉजिटिव को नजदीक लाता हूं तो क्या होता है? रिपल्शन, है ना. दो पॉजिटिव को नजदीक लाता हूं तो क्या होगा? रिपल्शन. उसी तरह दो प्लास्टिक रॉड नेगेटिव को पास लाऊं तो क्या होगा? रिपल्शन. सो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार ये दो टाइप के चार्जेस को, एक टाइप के चार्ज को पॉजिटिव बताया, दूसरे टाइप के चार्ज को नेगेटिव बताया. नाउ यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू विथ मी कि सर ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा क्यों किया? क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव रखा? क्यों चार्जेस को उत्तर और दक्षिण का नाम नहीं दिया? क्यों चार्जेस को टॉम एंड जेरी का नाम नहीं दिया? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई आइडिया? नो? भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन है, कुछ भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं ना. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग फैक्टर
कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव रखा, इसको पोलैरिटी कहते हैं। कि जब ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट हो रहे हैं, जब तुम उन दोनों को मिला दो तो इनका नेट क्या हो जाएगा पता है? 0। डू यू अंडरस्टैंड? सपोज, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? सपोज ये ग्लास रॉड है, पॉजिटिव, और ये है प्लास्टिक रॉड। कैन यू सी ग्लास रॉड इज पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड इज नेगेटिव। ये दोनों, जब मैं दोनों को यो लाऊंगा तो ये दोनों में किस टाइप का फोर्स दिखाई दिया जाएगा? अट्रैक्टिव। पर जब मैं दोनों को टच कर दूंगा, टच, जब दोनों हो गए टच तो मामला हो गया टू मच। मतलब दो जिस्म एक जान हो गए ना दोनों, तो नेट कितना हुआ? +5 -5, नेट कितना हो जाता है जी? तो नजदीक, दूर से नजदीक आ रहे थे वो तो दिखाई दे रहा था, पर जब मैं दोनों को टच करा दिया तो नेट चार्ज कितना हो गया? दोनों का चार्ज क्या हो गया? खो गया। एंड एज ए रिजल्ट अब दोनों को ना कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों ने मिलन होके 0 हो गया महाराज। तो इसीलिए जब प्लस और माइनस मिलते हैं तो क्या होता है? 0। डू यू अंडरस्टैंड? जब प्लस और माइनस मिलते हैं तभी होता है ना 0। जब उत्तर और दक्षिण मिलते हैं तो क्या 0 होता है? जब टॉम एंड जेरी मिलते हैं तो क्या 0 होता है? इसीलिए बिकॉज ये दोनों का मिलन होगा तभी जाके 0 होगा। दैट इज द रीजन वाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम दिया। तो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे पॉजिटिव कहो या नेगेटिव, कृष्ण या राम तो बात अलग है, बट दो ही टाइप के चार्जेस हैं संसार में, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और कोई तीसरा टाइप का चार्ज ही नहीं है साहब। जेंडर में 3 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव दो ही टाइप के चार्ज है, तीसरा कोई चार्ज नहीं है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, आप कौन से टाइप के चार्ज हैं? कभी सोचा? कि सर कभी सोचा ही नहीं ये बात, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। आज तक मेरे ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसने पूछा कि तू क्या है भाई, तू कौन सा चार्ज है। आज पता चलेगा, आज पता चलेगा कि तू कौन सा चार्ज है। पहले ये जॉट डाउन कर लीजिए। तो इस बोर्ड से पहले प्रश्न ये उठा था, गंभीर प्रश्न उठा था कि हम कौन से टाइप के चार्जेस हैं, तुम कौन से टाइप के चार्जेस हो। चार्जेस तो दो ही टाइप के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सो ये सवाल का जवाब सोचते सोचते मैं हीत मेहता के पास गया। हीत मेहता, कभी सोचा है तुम कौन से टाइप के चार्ज हो? और हीत मेहता ने मेरे को जवाब दिया, सर आई एम पॉजिटिव, है ना। हीत मेहता पॉजिटिव चार्ज अपने आप को, बिल्कुल ही इज वेरी पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव अपने आप को मानता है। तो ये हीत मेहता है, हमारा प्यारा हीत मेहता, एंड वो अपने आप को कौन सा चार्ज मानता है? पॉजिटिव। तो एक दिन क्या हुआ, हीत मेहता रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, बाजू में एक महिला आई, मोटी सी महिला। अब क्योंकि हीत मेहता पॉजिटिव है तो वो महिला नेगेटिव चार्ज थी, और चाहते न चाहते हुए हीत मेहता धीरे धीरे अट्रैक्ट होता गया, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब ये कहानी सुन के लोग सोचने लगे, अच्छा ऐसा हुआ है हीत मेहता, ऐसा हो सकता है? नहीं,
नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। भले कोई स्ट्रॉन्ग चार्ज आ जाए, बड़ा आ जाए, मैं कभी आज तक अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हमने जो आइडिया लगाया था कि हीत मेहता पॉजिटिव चार्ज है, वो गलत है। तो सर क्या हीत मेहता नेगेटिव है? नहीं, फिर भी वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि हीत मेहता कोई और टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करता। बाजू में कोई खड़ा है तो क्या अट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं। रिपेल हो जाएगा? नहीं। तो ये प्रश्न का समाधान कैसे लाए? ये तो लफड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या चार्ज है हमारा? भाई न्यूट्रल नाम का तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा न्यूट्रल? क्योंकि हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, रिपेल नहीं कर रहे, इसलिए हम न्यूट्रल है। नहीं, इसके अंदर जाना पड़ेगा अपने को। तो अंदर चलते हैं, ये नहीं हो रहा है, सो इसको कैंसिल। तो अब राज खुल रहा है। अच्छा, वी आर ऑल मेड ऑफ मैटर, इजंट इट? वी आर ऑल मेड ऑफ मैटर, एंड मैटर में, हमारे बॉडी में, मैटर में दोनों टाइप के चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। सो मैटर विच कंटेन्स both positive charge as well as negative charge। भाई हमारे बॉडी में दोनों है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और दोनों ही इक्वल मात्रा में है। सो व्हाट इज द नेट चार्ज? वेरी गुड। सो हर बॉडी का नेट चार्ज होता है 0। चाहे मेरी बात कर लूं, तुम्हारी बात कर लूं, इस पेन की बात कर लूं, सब में पॉजिटिव भी है एंड इक्वल अमाउंट में नेगेटिव भी है। एंड एज अ रिजल्ट द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू 0। सो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नहीं है, एवरीबॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात समझ में आई? एवरीबॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी हर बॉडी का जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारे बॉडी में दोनों टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, इक्वल मात्रा में दिए गए हैं, एंड वो इक्वल मात्रा में ही रहते हैं। इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल मात्रा में रहने, दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और वही वो हासिल करना चाहता है। नथिंग कैन स्टे चार्ज्ड फॉर एवर। तुमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ घिसा तो वो मोमेंटेरिली चार्ज हो गया, पर फिर थोड़ी देर बाद यू विल सी दैट इट बिकम्स वापस न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी पहले पहले टीवी आते थे बड़े बड़े। आपने कभी नोटिस किया कि अगर वो टीवी के स्क्रीन के पास आप जाके अपना हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ के बाल उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं? कभी नोटिस किया है? ऑल्सो जब विंटर की मॉर्निंग्स में आप अपने मुंह से कंबल हटाते हैं तो आपके सर के बाल जो हैं, आपके हाथ के बाल जो हैं, मेरे तो मूंछ के बाल भी अट्रैक्ट हो जाते हैं उसको। तो ये अट्रैक्शन क्या पूरे दिन रहता है? नहीं, वो थोड़े टाइम तक ही रहता है। तो थोड़े टाइम तक ही कुछ ऐसा हो गया जिसे वो बाल खड़े हो गए। तुम हाथ लगा के रखो, क्या जिंदगी भर तुम हाथ लगा के रख ही पाओगे? अट्रैक्ट हो ही जाएगा? नहीं। ये सारे जो फिनोमिनन है वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होते। सो हर बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है और रहना चाहती है। So this is the idea. Everybody has equal charge, equal positive and equal negative, दोनों equal मात्रा में। Let me just prove it to you. You know this entire universe is made up of matter and radiation, and matter is made up of atoms, and this you already know from chemistry and stuff. And atoms are made up of three things. What are they? Protons, electrons and neutrons. And from your infinite knowledge, I'm sure you understand
protons are positively charged, electrons are negatively charged, and neutrons do not have any charge. Protons are positively charged, electrons are negatively charged, neutrons do not contain any charge. Also, it is imperative that you know at this stage the charge on a proton is same as the charge on an इलेक्ट्रॉन. बस फर्क एक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. तो चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज जो जितना है उतना मैग्नीट्यूड इज सेम एज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड इट इज डिनोटेड एज ई. कभी ई का नाम सुना है? ई. प्रोटॉन पे प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, एंड ये ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्ब. कभी सुना है नाम? आई एम श्योर सुना तो होगा कहीं ना कहीं. ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्ब. और यहां से हमको पता चला पहली बार कि दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब. बराबर. एसआई यूनिट of electric charge is COULOMB, which is called coulomb. इस पे चार्ज प्लस ई, इस पे चार्ज माइनस ई. ऑल्सो आई थिंक केमिस्ट्री में ही ये सुना होगा कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, है ना. एटम में सपोज 5 प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 ही होंगे. 6 या 7 हो सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं है. सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बस मैं प्रूव ही कर रहा हूं आपके लिए. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स में है इज सेम एज द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. सो व्हाट इज द नेट चार्ज on an atom? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट चार्ज इज 0. तो an atom is electrically neutral. एंड क्योंकि पूरा संसार एटम से बना है, सारा मैटर एटम से बना है, सो ऑल मैटर ऑटोमेटिकली ऑल्सो इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अकेला न्यूट्रल नहीं कह सकते, ये कोई गियर नहीं है. पर जब टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव इक्वल हो जाते हैं तो दैट बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो अगर मैं फिलहाल इस पेन को टच करूं तो कोई फोर्स नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, क्योंकि मैं भी फिलहाल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हूं, ये पेन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. हम दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने से कोई फोर्स नहीं आएगा. पर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं भी चार्ज हो जाऊं, ये भी चार्ज हो जाए, तब दोनों जब नजदीक आएंगे तो या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ होगा. अब वो क्या होगा ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये चार्ज हो कैसे रहा है. जब मैं अपने बाल पे कंघी घुमा रहा था और मैंने शैम्पू किया था बाल को, और या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि टीचर ने नहीं एक्सपेरिमेंट किया था बच्चे के साथ, स्केल घुमाने का मुंडी में, और वो पेपर के पास लाए, तो ये टीचर ये इसके सर पे घिस के कर क्या रही थी? एनीबॉडी? क्यों? क्या वो उसके बाल खराब हो गए थे तो उसके बाल सेट कर रही थी? भाई मैं तो सीधी बात समझता हूं, तो मेरे को सीधी बात करो. चार्ज कर रही थी का मतलब क्या है? ये क्या, इसका मतलब क्या होता है चार्ज करना? व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, कैन आई टेक दिस बोर्ड ऑफ? हैव यू जॉटेड दिस डाउन? दिस ऑल इज गुड? ओके ओके. अब वो टीचर के पास चलते हैं. अरे मतलब अब वो टीचर तो चली गई होंगी, पर हम चलते हैं उस क्लासरूम में
जहां टीचर ये एक्सपेरिमेंट दिखा रही हैं बच्चों को कि एक बच्चा लिया जिसके बाल सूखे हुए हैं, ड्राई है, प्लास्टिक का एक स्केल लिया है और वो स्केल बच्चे के सर पे रब किया जा रहा है और थोड़ी देर बाद वो स्केल पीसेस ऑफ पेपर के पास लाया जाएगा एंड पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाएंगे. यू नो दैट स्टोरी. बट आई एम फोकसिंग ऑन ओनली वन एक्शन, ये घिसना. क्या इस स्केल को घिसे बगैर अगर तुम पीसेस ऑफ पेपर के पास लाओ, क्या वो अट्रैक्ट होंगे? यू श्योर? एवरीबडी श्योर कि अट्रैक्ट नहीं होंगे सर. तो इसका मतलब है सारा मजा, सारा आइडिया, सारा मैजिक इस घिसने में है ना? यू अग्री? क्या हो रहा है घिसने में? लेट्स गो डीप. ये तुम्हारे बाल का एटम है. हर चीज एटम से बनी है, बाल भी एटम से बने. ये बाल का एटम ऑफ हेयर. वाव, क्या बात है, मस्त एटम है ये. और आप देख रहे हैं मस्त इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं इसके पास. ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स हैं. ओके. और अब ये टीचर स्केल घिस रही है. ये घिसने वाला एक्शन है भाई. अगर तुम घिसते हो, डू यू अग्री, घिसने से एनर्जी मिलती है. ये एनर्जी किसको मिल रही है? एटम को ना. पर इस एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है. ये एनर्जी लेके कौन बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स? क्यों भाई, तेरे सगे वाले इलेक्ट्रॉन्स तेरे को प्यारे हैं ज्यादा? भाई मेरे को तो प्रोटॉन पसंद है यार. मस्त न्यूक्लियस में रहता है, टका एंजॉय करता है वो. भाई तो प्रोटॉन क्यों नहीं निकल सकता? तुम इलेक्ट्रॉन कहते हो, मैं बोलता हूं प्रोटॉन निकलेगा. अब क्या वोट करना पड़ेगा या कोई लॉजिक लगेगा? है किसी के पास कोई लॉजिक? एनीबॉडी? क्वेश्चन ये है, ये स्केल मुंडी पे घिसने से, बाल पे घिसने से किसको एनर्जी मिलेगी? इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को? कौन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? अच्छा, आंसर मैं दे दूं या आप दे रहे हो? भाई मैं तो दे ही दूंगा, मैं आंसर देने तो आया हूं. पर वो आंसर ही क्या जिसके ऊपर चर्चा ना हुई हो. तुमने इलेक्ट्रॉन कहा, सर इलेक्ट्रॉन क्यों कहा? ऐसे ही कि कोई वजह थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे तूने कहा इलेक्ट्रॉन बाहर तो है ही, प्रोटॉन अंदर है. प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो प्रोटॉन को न्यूक्लियस में से निकालने के लिए पहले न्यूक्लियस फोड़ना पड़ेगा. डू यू अग्री? एंड न्यूक्लियस फोड़ने के लिए बहुत बड़ी एनर्जी की आवश्यकता होगी. एटम बॉम्ब बन जाते उतने में. तो इतनी एक्शन में तुम न्यूक्लियस नहीं फोड़ सकते. ये छोटी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफी है. सो ऑन रबिंग द इलेक्ट्रॉन्स विल गेन एनर्जी एंड दे विल कम आउट. सो व्हेन द स्केल is rubbed to the human hair, the electrons of the hair, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सुनी कि ये जो भी कांड हो रहे हैं सारे चार्जेस के, वो कौन कर रहा है? उसका मेन कल्प्रिट कौन है? जरा मिल जाए तो छोड़ना मत उसको. द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हेयर विल गेन एनर्जी and will come out. The protons are inside the nucleus, so they do not come out. वो न्यूक्लियस फोड़ के बाहर नहीं आएगा, अपना घर छोड़ के नहीं आएगा. वो उसको बाहर की दुनिया से डर लगता है, पर ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको डर नहीं लगता. जरा सी एनर्जी दे दो, आजा बेटा,
इलेक्ट्रॉन दौड़ दाड़ के आ जाएगा। हाँ बेटा मैं आ गया, बोलो कहां चलना है, तुम बोलोगे आओ कहीं चलते हैं, हाँ चलो, इलेक्ट्रॉन रेडी है। और तुम और घिसोगे तो और इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। एंड एज अ रिजल्ट ये घिसने पर जो इलेक्ट्रॉन निकले वो सारे किस पे आ गए, स्केल पे। डू यू अंडरस्टैंड? तुमने बाल पे घिसा, बाल के इलेक्ट्रॉन्स निकले और किसके ऊपर बैठ गए, स्केल के ऊपर। तो स्केल कौन सा टाइप का चार्ज हो गया? वेरी गुड। सो द हेयर loses electrons and the plastic scale gains electrons. So plastic scale, you know, ये plastic scale है and उसने electrons gain कर लिया है, तो कौन से टाइप का चार्ज हो गया? Plastic scale becomes negatively charged. इसको हटाओ। ये हेयर ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया तो हेयर कौन से टाइप का चार्ज हो जाएगा भला? कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं। किसी को पूछते हैं, आर्य जानी है क्या? हाँ, तूने देखा बाल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है ना, और प्लास्टिक स्केल ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन गेन करके प्लास्टिक स्केल नेगेटिवली चार्ज बन गया, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हेयर क्या बन गया होगा? पॉजिटिव। वेरी गुड, उसने इंग्लिश में लिखा है चैट में, पॉजिटिव बोलता है। सो प्लास्टिक स्केल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द हेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय रबिंग। तुमने स्केल को मुंडी पे घिसा, मुंडी के इलेक्ट्रॉन्स मुंडी के नहीं, बाल के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, स्केल पे आ गए, स्केल ने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन्स, ओ शिट, तो वो हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड बाल ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया तो वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज। इज दिस मच अंडरस्टैंडेबल पीपल? कोई शक? कोई शक? सो आज से नहीं बल्कि अभी से ये समझ लो कि जब भी कुछ ट्रांसफर होता है, कोई भी चार्ज, कौन ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रोटॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं? नहीं। ओनली इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। या तो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बराबर? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इज दिस मच अग्रीएबल? ओके, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, हम जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे, बट बिफोर वी गो देयर लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और जो रिजल्ट्स मैंने हासिल किए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो क्या रिजल्ट्स हासिल किए हैं मैंने? इन माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यू रिमेंबर आई रब्ड द ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ। ओके, इन सो रबिंग माय ग्लास रॉड became positive and the silk cloth became negative. In my second experiment wherein I rubbed the plastic rod, it's important, आप लोग jot down कर लीजिएगा, plastic rod rubbed with fur cloth, the plastic rod became negative while the fur cloth became positive. This is a very important conclusion. I hope you've jotted it down. Okay, glass rod positive हो गया, silk cloth negative हो गया, plastic rod negative हो गया, fur cloth positive हो गया। तो मैं ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड संग लाता हूं तो कौन से टाइप का फोर्स दिखाई देगा? अट्रैक्टिव।
अगर मैं सिल्क क्लॉथ और फर क्लॉथ नजदीक लाता हूं तो कौन से टाइप का फोर्स दिखाई देगा? अट्रैक्टिव। अगर मैं दो ग्लास रॉड नजदीक लाता हूं, दो पॉजिटिव, रिपल्सिव। दो प्लास्टिक रॉड नजदीक लाता हूं, रिपल्सिव। क्या वो सारे एक्सपेरिमेंट्स का अब राज खुल चुका है? उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स में कोई शक है आपको? कोई शक? None so far? Okay. I hope you've jotted it down. I am moving on. So, my first method of charging is called charging by friction. सर ये क्या है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? यही है, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ वाला ही मामला है। बस इसमें थोड़ा सा मैं एक डेटा यूज करके आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। अच्छा, डू यू अग्री, ग्लास रॉड जब मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, रब करने से पहले दोनों ही क्या थे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बराबर, दोनों ही क्या थे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो एक एम्पायरिकल डेटा ले लेते हैं। सपोज ग्लास रॉड में थे 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, सिल्क क्लॉथ में थे 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन। जब मैं घिसा तो कुछ ऐसा हुआ कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड में से ट्रांसफर होके किस में गए? सिल्क क्लॉथ में। क्या हिसाब किताब मेरे को हेल्प कर सकते हैं आप लोग? अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉन फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। अब ग्लास रॉड में कितने प्रोटॉन है? 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो मैं ये पूछ रहा था कि सपोज ग्लास रॉड मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था। इनिशियली ग्लास रॉड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे। सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल था इलेक्ट्रिकली, 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन थे। रब करते वक्त 3 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए। अब मेरे को बताओ ग्लास रॉड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एनीबॉडी? वेरी गुड। 10 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, सो इट विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट अबाउट सिल्क क्लॉथ? 20 प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अच्छा, हिसाब किताब करना आता है। हर प्रोटॉन का चार्ज कितना है? +E। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -E। +10E -7E कितना हो गया नेट? जो बंदा प्लस नहीं बोलेगा, यू कांट से 3E बिकॉज इट विल नॉट मेक सेंस, क्योंकि चार्जेस या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यू कांट हैव अ न्यूट्रल चार्ज, सो इट हैज टू बी ईदर प्लस और माइनस। इसको दिखाओ तो कितना है? सो दिस इज +20E -23E which makes it, so do you see in the experiment of glass rod versus silk cloth and silk cloth, glass rod loses electrons and becomes positive, silk cloth gains electrons and becomes negative. Do you see that? So मैं कंक्लूजन लिख देता हूं। सो हियर ग्लास रॉड, आप अंडरस्टैंड करें, मैंने एक खास एग्जांपल इसीलिए लिया था ताकि आपको अंदाजा आए कि क्या हो रहा है। ये बंदा ग्लास रॉड पॉजिटिव कैसे बन रहा है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो वो पॉजिटिव बन रहा है। सो ग्लास रॉड loses electrons and becomes positive, silk cloth gains electrons and becomes negative. अच्छा, सपोज मैं तुमको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक बॉडी है, 2 बॉडी है मेरे पास, मैंने घिसा दोनों को, ये बंदा पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव कैसे हुआ है? प्रोटॉन्स गेन करके या इलेक्ट्रॉन्स लूज करके? कोई पॉजिटिव प्रोटॉन गेन करके बन सकता है क्या? बन सकता है, पर प्रोटॉन मिलेगा तो ना, पर प्रोटॉन मिलता नहीं है।
ऑलराइट, हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है। हैव यू रिटन दिस डाउन? ओके, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट प्लास्टिक रॉड वाला। इसमें आप मेरे को बताना क्या हो रहा होगा। आई होप आपको याद हो प्लास्टिक रॉड वाली एक्सपेरिमेंट। प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर क्लॉथ। अच्छा, रुको, कोई कुछ बोलेगा नहीं। प्लास्टिक रॉड लेटस से 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है। तुमको याद है प्लास्टिक रॉड और फर क्लॉथ के एक्सपेरिमेंट में कौन नेगेटिव हो रहा था, कौन पॉजिटिव हो रहा था? अच्छा, अब किसी से सवाल पूछता हूं मैं। महाराज है मीटिंग में? आपने कहा प्लास्टिक रॉड नेगेटिव हो रहा था और फर पॉजिटिव हो रहा था, सही है? तो इस सिचुएशन में किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और किसने गेन किया होगा? अंदाजा लगा सकते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। फर क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन गया और प्लास्टिक रॉड इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बन गया। तो जब यह हो रहा था, घिसाई चल रही थी, तो यहां से लेटस से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आए, तो अब हिसाब क्या हुआ इसका? प्लास्टिक रॉड का कितना? 10 प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? एंड इसका कितना प्रोटॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, कितने? भाई हिसाब खत्म नहीं हुआ है। सो दिस इज प्लस 10e माइनस 12e, कितना हुआ ये? -2 क्या e ना? इसका प्लस 7e माइनस 5e, कितना हुआ रे? सो ये बन गया नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। अच्छा, चुपके से एक बात बोल दूं? अच्छा, मैं लिख देता हूं पहले। सो प्लास्टिक रॉड gains electrons and becomes negative. Fur cloth loses electrons and becomes positive. अच्छा, अब मैं प्लास्टिक रॉड और फर क्लॉथ को फिर से साथ में लाऊं, इन दोनों का नेट चार्ज कितना हो जाएगा सिस्टम का? प्लस 2e माइनस 2e विल बिकम 0। जो चार्ज एक्वायर किया है वो सारा खो जाएगा। अब इस पॉइंट पे मुझे कार्तिक का वो सवाल याद आता है कि अगर मैं ग्लास रॉड को फर क्लॉथ के साथ घिसूं तो? अच्छा, है ना, वो सवाल था इसका। मैं फिर से एक बार ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का आइडिया दिखा देता हूं आपको। ग्लास रॉड क्या बन गया था और सिल्क क्लॉथ क्या बन गया था? नेगेटिव। ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे और सिल्क क्लॉथ ने, अच्छा यहां पे खास इसलिए लिखा हुआ है ताकि इसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इसके साथ कर सकें। ग्लास रॉड इज अ गुड इलेक्ट्रॉन लूजर, सिल्क क्लॉथ is a good electron acceptor. Can you see this from here? So glass rod is a good electron donor, silk cloth is a good electron acceptor. From here, what can you say about plastic rod and fur cloth? Who is a good electron donor and who is a good electron acceptor? Fur is a good electron donor or plastic electron acceptor. अच्छा, अब एक अनलाइकली सिनारियो, ग्लास रॉड बीइंग रब्ड विथ फर क्लॉथ, क्या होगा? जाने क्या होगा रामा रे? मैं तो घिस रहा हूं, मैं तो घिसना चालू कर दिया, मेरे को पता नहीं क्या होगा।
कोई अंदाजा लगा सकता है क्या क्या होगा करके? सर पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, मैं सबसे पहले इन दोनों की क्या फिर उनकी उनकी सिचुएशन नेचर क्या है मैं बता दूं। ग्लास रॉड क्या था? डोनर था, इलेक्ट्रॉन डोनर। एंड फर क्लॉथ क्या था? ओह, इलेक्ट्रॉन मतलब ग्लास रॉड भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, फर क्लॉथ भी देना चाहता है, दोनों ही देना चाहते हैं। यहां पे एक अच्छा देना चाह रहा था, एक लेना चाह रहा था। तुम बाजार में जाओ मैंगो खरीदने और कोई मैंगो बेच रहा हो, एक बंदा मैंगो बेच रहा है, एक बंदा मैंगो खरीदना चाहता है, क्या दोनों के बीच में व्यापार होगा? ट्रांजैक्शन होगा? बिल्कुल। यहां पे ये भी मैंगो बेचना चाह रहा है, ये भी मैंगो बेचना चाह रहा है। बाजार में दो लोग हैं, दोनों ही मैंगो बेचना चाह रहे हैं, क्या दोनों के बीच व्यापार होगा? क्योंकि दोनों देना चाह रहे हैं, पर लेगा कौन? क्योंकि ट्रांजैक्शन तभी होता है ना जब एक देता है दूसरा लेता है। डोंट यू अग्री? तुमने स्केल बाल में घुमाया, बाल ने इलेक्ट्रॉन दिए, स्केल ने लिए, तभी तो पॉसिबल हुआ। अगर बाल देता ही नहीं तो स्केल लेता कैसे? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? सो रॉड भी एक डोनर है, फर क्लॉथ भी एक डोनर है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, बट नोबडी इज एन एक्सेप्टर। सो तुम घिस घिस के लंबे समय तक भी घिसोगे, तुम पाओगे कि दोनों में कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। सिमिलरली अगर तुम प्लास्टिक रॉड रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, है कोई अंदाजा आपके पास? प्लास्टिक रॉड क्या है? इट्स एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सिल्क क्लॉथ क्या है? सो बाजार में दो लोग हैं, दोनों ही मैंगो खरीदना चाहते हैं, क्या धंधा हो पाएगा दोनों के बीच में? क्योंकि दोनों ही खरीदना चाह रहे हैं पर बेच कोई रहा नहीं है। एज अ रिजल्ट ये डील हो ही नहीं सकती। तुम प्लास्टिक रॉड को जिंदगी भर सिल्क क्लॉथ के साथ घिसते जाओ, कुछ नहीं होना जाना। 2 घंटे बाद थक जाओगे कि यार मैं इतना घिसा, क्या हुआ? दोनों प्लास्टिक रॉड और सिल्क क्लॉथ गर्म हो जाएंगे पर चार्जिस का आवागमन नहीं हो पाएगा। ये सब बहुत साल की मेहनत के बाद पता चला है। नहीं तो तुम्हारा पहला प्रश्न ये होता, सर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ ही क्यों घिसा, कॉटन के साथ क्यों नहीं घिसा? है ना? शुडंट दैट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ ही क्यों घिस रहे? कॉटन क्लॉथ के साथ, जूट क्लॉथ के साथ, रबर के साथ, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके साथ घिस सकते हो, सिल्क के साथ ही क्यों? क्योंकि बहुत चीजों के घिसने पर हमने पाया है कि ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ के साथ ही वर्कआउट होता है। ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन दे देता है, सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तभी दोनों की जोड़ी है, जय वीरू की जोड़ी है दोनों की। डू यू अंडरस्टैंड नाउ कि ऐसे कोई भी दो चीजों को घिसने से काम नहीं होता? सर जी, वो एनवायरनमेंट में नहीं चले जाते चार्जेस? अगर ग्लास रोड और फर क्लॉथ को करें तो चार्जेस एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। एनवायरनमेंट में जाने का मतलब क्या है? मतलब हम अगर किसी को ऐसे उन दोनों को किसी और उसके बीच में कोई चार्ज लूज हो तो वो एयर में भी तो जा सकता है। एयर तो मीडियम है ही दोनों के बीच में, पर एयर इतनी जल्दी चार्ज नहीं होगा। जो दो चीजें हैं वो जल्दी से चार्ज हो जाएंगी, एयर जल्दी से चार्ज नहीं होगा, वो इंसुलेटर है, वो इतनी जल्दी चार्ज नहीं होता। और हां, जो तू कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वो स्केल वाली एक्सपेरिमेंट ले लूं, जैसे हमने घिसा, सपोज हेयर ने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, किसने गेन किए? स्केल ने।
फिर वो स्केल को उठा के मैं पीसेस ऑफ पेपर के पास लाता हूं, पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्या वो जिंदगी भर अट्रैक्टेड रहते हैं स्केल के साथ? नहीं, आई थिंक 2-5 सेकंड तक अट्रैक्टेड रहते हैं, फिर वो अपने आप गिर जाते हैं। नोटिस किया है कभी? हाँ, इसका मतलब है, पेपर को चार्ज करने की जरूरत नहीं। सॉरी पेपर क्या पहले से ही चार्ज करते हैं? नहीं, पेपर तो न्यूट्रल है, पेपर तो न्यूट्रल है, पर जैसे ही तू एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाएगा ना, तो इस न्यूट्रल बॉडी में से जो चार्जेस, न्यूट्रल बॉडी में पता है तेरे को दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जैसे ही सपोज तू ये नेगेटिव रॉड लाया इसके पास, तो इसमें से कौन से चार्जेस इसके नजदीक आएंगे? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव का क्या होगा महाराज? अट्रैक्शन। तो इसलिए वो अट्रैक्ट हो गए, पर थोड़ी देर बाद इसके चार्जेस लूज हो गए हवा में, तो क्या अब अट्रैक्शन बचेगा? नहीं, जिसके लिए आया था वो तो चला गया, तो ये गिर जाएगा पेपर नीचे टुचुम करके, और वो चार्जेस हवा में पहुंचकर फैलकर वापस तुम्हारे बालों में आ जाएंगे। बाल ने 5 इलेक्ट्रॉन खोए थे ना, थोड़ी देर बाद वो 5 इलेक्ट्रॉन फिर से रिप्लेस हो जाएंगे, तुम भी न्यूट्रल हो गए, स्केल भी न्यूट्रल हो गया, एवरीबॉडी इज हैप्पी। जैसे मैंने कहा था ना, चार्ज न्यूट्रलिटी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब जितने चार्ज तुमने खोए हैं वो सब वापस पा लोगे, यू आर ऑल वेरी हैप्पी। जो टीवी के पास तुम हाथ लेके जाते हो थोड़ी देर तक ही रहता है, वो हो गया खत्म। जैसे तुम प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हो, उठे, किसी को टच किया, उसको शॉक लगा, क्या वो शॉक उसको लगता ही रहता है? नहीं, एक बार लग गया वो गया, वो चार्जेस उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसकी बॉडी में से धरती में चले गए, क्योंकि वो बंदा क्या है? वो बंदा क्या है जिसको तुमने टच किया है? अरे बाबूजी, कंडक्टर है वो। मेटल्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम सारे कंडक्टर हैं। तो जब तुम प्लास्टिक की कुर्सी से उठते हो और किसी बंदे को टच करते हो, तुम्हारे में जो भी चार्ज था वो सब वो बंदे में चला जाता है और बंदे के थ्रू जाके वो धरती मैया में समा जाता है, क्योंकि वो बंदा क्या है? कंडक्टर। तुमने कभी नोटिस किया, तुम प्लास्टिक की कुर्सी पे 2 घंटा बैठे, फिर खड़े होके एक लकड़ी का डंडा पकड़े, क्या आपको झटका लगा? नहीं, क्योंकि वो चीज क्या है? इंसुलेटर। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दीज थिंग्स? आई थिंक बहुत सारी चीजों में, मेटल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, दीज आर ऑल कंडक्टर्स, एंड वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ये जो भी सारी चीजें हैं, they do not conduct electricity, so they are called insulators. These conduct electricity, so they are called conductors. हमारे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मस्त पास हो सकती है, इसलिए अपने जब भी कोई चीज को टच करते ना झटका बैठता है, तो वी आर ऑल्सो कंडक्टर्स। ओके, सो जॉट दिस डाउन प्लीज। अच्छा, आई होप कार्तिक तेरी बात का वो हो गया, डाउट क्लियर हो गया। ओके, ऑलराइट। अब सेकंड आइडिया देखते हैं। हैव यू रिटन दिस डाउन? अच्छा, 2 सेकंड, मैंने कंडक्टर को उड़ा दिया, इंसुलेटर बचा है। ऑलराइट, the last topic of the day, very interesting topic. It is called charging by conduction. Now what does that mean? What does charging by conduction mean? पहला वाला था charging by friction, जिसमें घिसना पड़ता था। यहां पे घिसने का जरूरत नहीं है, सिर्फ टच करने का जरूरत है। क्या करने का जरूरत है? टच करने का। फॉर एग्जाम्पल, बगैर एग्जाम्पल के तो आगे बढ़ना मुश्किल ही होगा। 2 बंदे हैं, लेट अस से एक है हीत मेहता और एक है कार्तिक। ओके, दोनों ही पक्के दोस्त।
12th स्टैंडर्ड के बाद बहुत साल बाद मिले, अरे खुश हो गए, आओ चलो पार्टी मनाते हैं, आज हमारी पार्टी है। तो भाई पार्टी के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो पता चला हीत मेहता की जेब में 50 रुपया है और कार्तिक की जेब में 100 रुपया है। गए वड़ा पाव के गल्ले पे, मंगा लिया वड़ा पाव, दाबेली, मस्का बन सब मंगा लिया। अच्छा, ये दोनों के पास टोटल कितना रुपया हुआ सब? क्या बात है, क्या पार्टी के मामले में तो सारे एक्सपर्ट। पर लोचा क्या हुआ, जिस गल्ले पे ये सब मंगाया था, लॉकडाउन का टाइम आ गया, पुलिस आ गई धंधा बंद कराने, तो भागना पड़ा दोनों को। और टेबल पे 150 रुपया पड़ा था, दोनों ने आपस में आधा आधा कर लिया। अब हीत मेहता के पास 150 में से आधा कितना रुपया है? 75। क्या बात है। एंड कार्तिक के पास कितना है? 75। अच्छा, हिसाब किताब तो जरूरी है। हीत के पास पहले कितना था? 50, अब कितना है? 75। तो हीत का क्या सिचुएशन है? इजंट ही प्लस 25? Yes, sir. एंड कार्तिक के पास पहले 100 था, अब 75 है, तो हीत का इसका कितना हुआ? Minus 1. सो डोंट यू अग्री, हीत हैज गेन्ड 25, कार्तिक हैज लॉस्ट 25। जितना कार्तिक ने लूज किया है उतना ही हीत ने गेन किया है। तुम बोलोगे सर ये एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, क्या रियल लाइफ में इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं ना, चार्जेस में दे सकते हैं, बिल्कुल। लेट अस से मेरे पास दो स्फीयर है, दिस इज स्फीयर 1 एंड दिस इज एन आइडेंटिकल स्फीयर 2। इसके पास चार्ज है प्लस 10Q, लेट अस से, एंड इसके पास है चार्ज प्लस 20Q। अब मैं दोनों को टच कराऊंगा, इसको कहते हैं मिलन। सर मिलन बोले तो, मिलन बोले तो साथ आ जाना, मिलन बोले तो दो जिस्म एक जान। अब ये सिस्टम हो गए, तो इस सिस्टम का व्हाट इज द टोटल चार्ज नाउ? 30 plus 30. Please don't say 10 and 20 is 30. No, without the sign it does not make sense. So plus 10Q plus 20Q is plus 30Q. एंड मिलन के बाद अक्सर क्या आती है भाई साहब? जुदाई आती है ना। तो अब मैंने दोनों को अलग थलग कर दिया, हर एक के पास अब कितना चार्ज होगा जी? इसके पास कितना होगा? डू यू अग्री? अब प्लस 30Q का आधा आधा हो जाएगा, सो इसके पास कितना होगा? वेरी गुड। एंड इसके पास कितना होगा? भाई हिसाब किताब देखना जरूरी है। नंबर 1 का पहले कितना था? प्लस 10Q, अब प्लस 15Q। कितना चार्ज गेन किया? Plus 5. This was plus 20Q, now it has become plus 15Q. Minus 5. So number 2 has lost 5Q, number 1 has gained 5Q. Is this understandable? Not only this, we can duplicate this in a different example also. Let me show that to you. यहां पे तो दोनों पॉजिटिव है, मैं इस एग्जाम्पल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना चाहूंगा। ओके, लेट अस से नंबर 1 इज प्लस 20Q एंड नंबर 2 is minus, let us say 8Q. Okay, the first thing that you observe is that this is positively charged, this is negatively charged. मैं दोनों को संगे संगे लाता हूं। What shall be the total charge of the system, please? 20Q. So plus 20Q plus minus 8Q, that is plus 12Q. And now जब मैं अलग अलग करता हूं, anyone wishing to tell me नंबर 1 का चार्ज क्या होगा? Plus 6Q. प्लस 6Q एंड नंबर 2 का? 6Q. हैव यू नोटिस्ड? सर इसमें क्या है, इसके जैसा तो है, हाँ, बट एक बात नोटिस करी, ये नंबर 1 पॉजिटिव था, ये अभी भी पॉजिटिव है, पर नंबर 2 पहले नेगेटिव था,
अब इसके साथ कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो गया है, पॉजिटिव। और अगर मैं अच्छा पहले 1 और 2 को अगर नजदीक लाता तो उनके बीच में किस तरह का फोर्स होता जी, अट्रैक्टिव। और अब मैं 1 और 2 को नजदीक लाने की कोशिश करूंगा, वेरी नाइस, बराबर है। इसने इसका +20 था, अब +6 रहा, तो दिस इज -14Q। और इसने कितना गेन किया? डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? कोई शक? Is this idea absolutely understandable? Okay, I think with this idea we shall stop for the day. काफी काम कर लिया, अच्छा। तो नेक्स्ट लेक्चर में तीसरी मेथड, ये तो दूसरी मेथड थी चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरी मेथड करेंगे इंडक्शन, और फिर इस चैप्टर की धमाधम शुरुआत करेंगे कूलम्स लॉ के साथ, क्वाइट सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ, बट इट्स बिटवीन चार्जेस, इट्स कॉल्ड कूलम्स लॉ। सो इसको थोड़ा देखें, रिवाइज करें, एंड नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, यू हैव अ लवली डे, स्टे सेफ, बाय बाय।